रमेश एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण क्लर्क था। उसका जीवन किसी शांत नदी की तरह था, जिसमें बड़ी लहरें तो नहीं थीं, पर आर्थिक तंगी के छोटे छोटे पत्थर अक्सर उसकी शांति भंग कर देते थे। वह अपनी पत्नी सरला और 7 साल की बेटी प्रिया के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी तनख्वाह घर के खर्चों और बेटी की स्कूल की जरूरतों को पूरा करने में ही खत्म हो जाती थी। इसके बावजूद उसके छोटे से परिवार में प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। प्रिया की खिलखिलाहट उसके घर का सबसे कीमती संगीत थी और सरला का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत। पर इधर कुछ महीनों से वह प्रिया की अगले सत्र की स्कूल फीस को लेकर चिंतित था। स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था और उसकी फीस रमेश के लिए एक बड़ी चुनौती थी। वह हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन कोई न कोई अप्रत्याशित खर्च उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देता। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसका मन इन्हीं चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ था। बाजार की भीड़ और शोरगुल भी उसके अंदर की खामोशी को तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक मोटे से चमड़े के बटुए पर पड़ी। आसपास लोग अपनी ही धुन में चले जा रहे थे, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था। रमेश का दिल जोर से धड़का। एक पल की झिझक के बाद उसने तेजी से इधर-उधर देखा और झट से बटुआ उठाकर अपने झोले में डाल लिया। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसने कोई चोरी की हो। थोड़ी दूर एक सुनसान गली में जाकर उसने कांपते हाथों से बटुआ खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बटुए में नोटों की कई गड्डियां थीं, साथ में एक पहचान पत्र और कुछ कार्ड भी थे। उसने जल्दी जल्दी नोट गिने, पूरे 50,000 रुपये। यह रकम उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। इस पैसे से प्रिया की साल भर की फीस आसानी से भर सकती थी, घर का कुछ उधार चुक सकता था और कुछ दिनों के लिए वे सुकून की सांस ले सकते थे। उसके मन में लालच का एक बीज अंकुरित होने लगा। किसी ने नहीं देखा। उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद यह मेरी किस्मत है। वह उस आसान रास्ते के बारे में सोचने लगा जो गलत था पर उसकी सारी समस्याओं का अंत कर सकता था। उसने बटुआ वापस झोले में रखा और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब उसके कदम भारी थे और झोले का वजन किसी चट्टान जैसा लग रहा था। घर के पास एक दुकान के शीशे में उसने अपना अक्स देखा, एक चिंतित और सहमा हुआ चेहरा जो उसका अपना होते हुए भी पराया लग रहा था। उसके ज़मीर ने उससे एक गहरा सवाल पूछा, रमेश, क्या तुम अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर कह पाओगे कि उसके पिता एक ईमानदार आदमी है? यह सवाल उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया और उसकी आत्मा को छलनी कर गया। घर पहुंचकर भी रमेश का मन शांत नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता और उथल-पुथल के भाव ऐसे उलझे थे जैसे आसमान में घने काले बादल। वह हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा रहा था। उसकी आवाज में एक अनजानी कड़वाहट घुल गई थी। सरला ने उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें भांप ली थीं, पर उसने यह सोचकर कुछ नहीं पूछा कि शायद ऑफिस में कोई परेशानी होगी। रमेश ने रात का खाना भी बेमन से निगला। हर कौर गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। बाद में जब सब सो गए तो उसने दबे पांव उठकर उस बटुए को अलमारी में कपड़ों के ढेर के पीछे ऐसे छिपा दिया जैसे वह कोई भयानक अपराध छिपा रहा हो। उसका दिल और दिमाग एक अजीब कश्मकश में फंसे थे। एक तरफ उसकी बेटी की फीस, घर के अधूरे खर्च और एक बेहतर जीवन की तीव्र इच्छा थी जो उसे पैसे रखने के लिए उकसा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोट रही थी, रमेश, यह गलत है, यह तुम्हारा हक नहीं है। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी वर्मा जी से बातों बातों में जिक्र किया कि अगर किसी को सड़क पर पैसे मिले तो उसे क्या करना चाहिए। वर्मा जी एक दुनियादार और व्यावहारिक आदमी थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे रमेश भाई, इसमें सोचना क्या है? आज के जमाने में कौन इतना शरीफ है जो पैसे लौटाए? जो मिला वह तुम्हारी किस्मत। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। वर्मा जी की इन बातों ने रमेश के मन में सुलग रहे लालच को और हवा दे दी। उसे लगा कि शायद वर्मा जी सही कह रहे हैं। दुनिया इतनी व्यावहारिक है तो वह अकेला आदर्शवादी बनकर क्या करेगा।
वह लगभग मन बना चुका था कि वह पैसे अपने पास ही रखेगा। उस शाम जब वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आंगन में बैठा था, उसकी 7 साल की बेटी प्रिया दौड़ती हुई उसके पास आई। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। रमेश ने उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी? प्रिया ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, आज स्कूल में मेरी दोस्त रिया ने गलती से मुझे अपनी एक नई पेंसिल दे दी। मुझे बहुत अच्छी लगी पर मैंने उसे वापस कर दिया। रमेश ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्यों बेटा? प्रिया ने अपनी तोतली जबान में जो कहा, उसने रमेश को अंदर तक झकझोर दिया। पापा, आपने ही तो सिखाया है कि दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं होता। ईमानदारी सबसे अच्छी आदत होती है ना? बेटी के मुंह से निकले यह सरल और सच्चे शब्द किसी बिजली की तरह रमेश के दिलो दिमाग पर कौंध गए। उसने अपनी बेटी के उस मासूम चेहरे को देखा जिसमें उसके लिए अटूट विश्वास और सम्मान झलक रहा था। उसे अपने पिता द्वारा सिखाई गई बातें और प्रिया को दी गई अपनी ही सीख याद आ गई। शर्मिंदगी और ग्लानि की एक लहर ने उसे घेर लिया। वह उस इंसान से कोसों दूर खड़ा था जो वह अपनी बेटी की नजरों में बनना चाहता था। प्रिया की वह एक बात उसके भीतर बदलाव की एक ऐसी चिंगारी जला गई जिसने उसके सारे भ्रम और लालच के अंधेरे को भस्म करना शुरू कर दिया। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए रात का एक एक पहर बीत रहा था, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया के मासूम शब्द उसके कानों में किसी अनवरत मंत्र की तरह गूंज रहे थे। पापा, ईमानदारी सबसे अच्छी आदत होती है ना? हर बार यह सवाल उसके ज़मीर पर एक नए घाव की तरह लगता। अब यह द्वंद्व केवल जरूरत और लालच का नहीं रहा था, यह उसके अस्तित्व और उसके पिता होने के गौरव के बीच की लड़ाई बन चुका था। अंततः वह बिस्तर से उठा और दबे पांव अलमारी के पास गया। रात के सन्नाटे में अलमारी का दरवाजा खोलने की हल्की सी चरमराती आवाज भी उसे बहुत तेज लगी। उसने कपड़ों के ढेर के पीछे से बटुआ निकाला और उसे खोलकर फिर से देखा। इस बार उसकी नज़र पैसों की मोटी गड्डियों से फिसलकर सीधे पहचान पत्र पर जा टिकी। तस्वीर में एक बुजुर्ग सज्जन थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और भोलापन था। नाम था श्री दयाशंकर शर्मा। रमेश सोचने लगा, न जाने यह पैसा उनके लिए कितना जरूरी होगा। हो सकता है किसी की बीमारी के इलाज का हो या किसी बेटी की शादी के लिए जमा किया हो। यह सोचते ही उसका दिल अपराध बोध से और भारी हो गया। अब उसे पैसों का लालच नहीं बल्कि अपनी क्षणिक कमजोरी पर गहरी ग्लानि हो रही थी। उसने समझा कि उसका असली डर गरीबी नहीं बल्कि एक पिता के रूप में असफल होने का था। वह सोच रहा था कि पैसा उसे एक अच्छा पिता बनाएगा, लेकिन अब उसे यह बोध हुआ कि बेईमानी से पाया गया धन उसे अपनी और सबसे बढ़कर अपनी बेटी की नजरों में हमेशा के लिए गिरा देगा। तभी उसे अपने स्वर्गीय पिता का चेहरा याद आया। वे एक गरीब किसान थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक बार उन्हें खेत में काम करते हुए सोने की एक चेन मिली थी। उस जमाने में वह चेन उनके लिए एक बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके पिता ने गांव-गांव घूमकर उसके असली मालिक को ढूंढा और उसे लौटा दिया। उस दिन उन्होंने नन्हे रमेश से कहा था, बेटा, दौलत तो मेहनत से फिर कमाई जा सकती है, लेकिन ईमान और इज्जत एक बार चले गए तो कभी वापस नहीं आते। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सुनना वही सबसे सही रास्ता दिखाती है। पिता की यह सीख आज सालों बाद उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह बन गई। उसे अपना रास्ता साफ नजर आने लगा। कठिनाइयां आएंगी, पर वह उनका सामना ईमानदारी से करेगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने सरला को धीरे से जगाया और उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात सच-सच बता दी। सरला ने सब कुछ शांति से सुना। फिर उसने रमेश का हाथ अपने हाथों में थामकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप सही फैसला ही लेंगे। हम मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करेंगे, पर अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। पत्नी का यह अटूट विश्वास पाकर रमेश का बचा-खुचा डर भी काफूर हो गया। उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और अब वह सही काम करने का साहस जुटा चुका था, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो।
अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश एक नए आत्मविश्वास और एक अजीब सी शांति के साथ उठा। आज उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस एक सही काम करने का दृढ़ संकल्प था। उसने पहचान पत्र पर लिखे पते को अपनी डायरी में उतारा और बिना नाश्ता किए ही श्री दयाशंकर शर्मा के घर की ओर निकल पड़ा। पता एक पुरानी संकरी गली में था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक परेशान हाल महिला ने खोला, जिनकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। घर के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण और निराशा से भरा था। कोने में एक सोफे पर श्री दयाशंकर जी सिर पकड़कर बैठे थे, जैसे उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हों। रमेश को देखते ही उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा, जी कहिए, किससे मिलना है? रमेश ने झिझकते हुए अपना परिचय दिया और बिना कोई भूमिका बांधे अपना झोला खोलकर चमड़े का बटुआ उनकी ओर बढ़ा दिया। बटुआ देखते ही दयाशंकर जी की बेजान आंखों में एक अविश्वसनीय चमक कौंध गई। वे लगभग उछल पड़े और कांपते हाथों से बटुआ थाम लिया। उन्होंने जल्दी से बटुआ खोलकर देखा और जैसे ही नोटों की गड्डियां नजर आईं, उनकी जान में जान आ गई। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि यह पैसा उनकी पत्नी के दिल के ऑपरेशन के लिए था, जो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर इकट्ठा किया था। बटुआ खो जाने के बाद से वे पूरी तरह टूट चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्होंने कृतज्ञता से भरकर रमेश को गले से लगा लिया और उसे इनाम के तौर पर 5,000 रुपये देने की पेशकश की। रमेश ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से मना कर दिया, अंकल जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बस अपना फर्ज निभाया है। आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रमेश की ईमानदारी और सादगी से दयाशंकर जी इतने प्रभावित हुए कि वे शाम को उसके घर धन्यवाद देने पहुंचे। उन्होंने रमेश के पड़ोसियों और उसकी पत्नी सरला के सामने उसके ऊंचे चरित्र की बहुत प्रशंसा की। जब उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, तो प्रिया ने गर्व से चमकती आंखों से अपने पिता की ओर देखा। प्रिया की उन आंखों में अपने लिए वह अटूट विश्वास और सम्मान देखकर रमेश को जो आत्मिक सुख मिला, वह दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। उस रात रमेश के पास प्रिया की फीस भरने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। वह समझ गया था कि सच्ची दौलत बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि मन के सुकून, साफ ज़मीर और अपनों की नज़रों में बसे सम्मान में होती है। और आज उस क्षण में रमेश दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस कर रहा था।